Hi everyone, I am Jatin Singla. I welcome you all on the Europedia platform. Friends, as you all know that Pollution Control Board in the यूपी स्टेट, तो यहाँ पर AEE और AES की जो है नोटिफिकेशंस आई हुई थी पहले, और यहाँ पर एक टेंटेटिव डेट भी सामने आ चुकी है 27 अप्रैल। एज यू ऑल नो दैट कि दिस टाइम जो है ये एग्ज़ाम IIT कानपुर कंडक्ट करवा रहा है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा अच्छे लेवल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन से IIT लेवल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि IIT कानपुर कंडक्ट करवा रहा है। सो इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक बुक यहाँ पर लॉन्च किया, यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म। तो एक बुक हम लोगों ने लॉन्च किया और उसी बुक में से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बुक का कंटेंट अगर बताऊँ कि इस बुक में ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका कंटेंट देखें, सो लेट अस दिस we have a content like this water pollution, its control and treatment, air pollution, solid waste management में कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड EIE के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली में सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए और किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों को वाटर पोल्यूशन के क्वेश्चन आपको पता है, आपने सारे कंटेंट पढ़ा हुआ है और आपने बीटेक लेवल पे आपने सब कुछ पढ़ा भी हो, आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बट थोड़ा सा क्वेश्चंस में और क्या डिटेलिंग में हम जा सकते हैं, कितना और डेप्थ में हम जा सकते हैं उस क्वेश्चंस में, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हैं। और NPTEL के असाइनमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने बुक तैयार की है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, NPTEL के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आपको मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस बुक के अंदर, और जो कि एक इंपॉर्टेंट है, आपको पता है NPTEL साइट के बारे में, राइट। सो यहाँ पर अगर हम बिना टाइम को वेस्ट करें अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो मैं आपको वाटर पोल्यूशन का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज। तो हम पहले वाटर पोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर वाटर पोल्यूशंस के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम बीच बीच में से क्वेश्चन को उठाएंगे। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपको समझाने के लिए कि इस बुक के अंदर जो कंटेंट वगैरह अवेलेबल है उसमें जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो कुछ किस टाइप की वैरायटीज़ है, आपको यहाँ से आइडिया लगेगा, और यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतर बना सकते हैं। आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशंस और अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर सैंपल इज मेजर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस and it is found to be 750 micromos per centimeter. The standard temperature correction factor to convert from 20 degree Celsius to 25 degree Celsius is 1.112. Now हमको कन्वर्जन फैक्टर गिवन है कि अगर आप TDS टू EC कन्वर्जन फैक्टर चाहते हैं तो उसके लिए 0.65 फैक्टर आपने यूज करना है। What is the estimated TDS 25 डिग्री सेल्सियस इन मिलीग्राम पर लीटर। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम वाटर सैंपल की मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर। पानी में जितने ज़्यादा आयंस होंगे पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा निकल कर आती है। सो बेसिकली इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सो हमारे पास एक इक्वेशंस होती हैं, तो उस इक्वेशन की हेल्प से हम TDS निकाल देते हैं। करते क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं कन्वर्जन फैक्टर जो हमारे पास रहेगा उसको, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करते हो तो कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए जैसे 0.65 का फैक्टर रहता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पर मेजर कर रहे हैं, आप उसको 0.65 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट द रिजल्ट TDS इन मिलीग्राम पर लीटर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम मेजर करते हैं पानी की, और यहाँ पर ये फंक्शन होती है आयनिक स्ट्रेंथ का। तो जितने ज़्यादा पानी में आयंस होंगे उतनी ज़्यादा पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकल कर आती है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने टेस्ट को कंडक्ट किया है, क्वेश्चन में बोला गया 20 डिग्री सेल्सियस पर आप टेस्ट कंडक्ट करें 20 डिग्री सेल्सियस पर, हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी मेजर की। नाउ स्टैंडर्ड टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर टू कन्वर्ट फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.12। अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर गिवन है 1.112, यानी कहने का मतलब आपको एक कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। नाउ टेल मी फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा निकल कर आएगी या 25 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा निकल कर आएगी, व्हाट इज द वैल्यू। तो आप बताएंगे कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मोबिलिटी ऑफ द आयंस वो भी इंक्रीज कर जाता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना
25 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा निकल कर आती है एज कंपेयर टू 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मैंने बताया मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो अगर हमें ये 20 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गिवन है और 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मान लो निकालनी हो, तो मुझे कन्वर्जन फैक्टर जो गिवन है 1.112 ये यूज करना पड़ेगा, या यू कैन से टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर ये यूज करना पड़ेगा, और मैं इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद जब आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेल्सियस पर निकाल दोगे तो यहां पर आगे 0.65 का कन्वर्जन फैक्टर गिवन है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को टीडीएस में कन्वर्ट करने के लिए, तो एस्टिमेटेड टीडीएस है 25 डिग्री सेल्सियस, तब आप उस वैल्यू को 0.65 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को 25 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट किया, 750 को 1.12 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट दिस आंसर 834 दिस वैल्यू। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस 834 वाली वैल्यू को 0.65 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 25 पे, मल्टीप्लाई 0.65, देन आवर आंसर इज 542.1 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमारा आंसर जो आएगा देन 542 मिलीग्राम पर लीटर, ये हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये आंसर आ जाएगा। इस बात की गलती नहीं करनी है कि सर हम डायरेक्टली तो कर सकते हैं, 750 को 0.65 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्टली करोगे तो गलत हो जाएगा, यानी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कन्वर्जन फैक्टर गिवन है, या ये 0.65 जो कॉन्स्टेंट निकल कर आता है 25 डिग्री सेल्सियस के लिए निकल कर आता है। अगर आपको 20 के लिए बोलेगा अगर क्वेश्चन में, भाई 20 पे वैल्यू गिवन है और 20 के लिए कोई दूसरा कांस्टेंट आ गया, 20 के लिए कोई और कांस्टेंट दे दे कि ये 20 के लिए कांस्टेंट है, 25 के लिए कांस्टेंट है, तो 20 के लिए कांस्टेंट है और 20 के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो आप 20 के कोरस्पोंडिंग टीडीएस निकाल सकते हैं। बट अभी क्वेश्चन में ये जो फैक्टर है ये 25 के कोरस्पोंडिंग है, इसलिए हम इसके कोरस्पोंडिंग काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि कैसे हमने क्वेश्चन लगाया, कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें फिजिकल पैरामीटर्स गिवन है और एक तरफ इंस्ट्रूमेंट मेथड्स हैं, कि बोला गया है कि आपको टर्बिडिटी और अच्छा इसमें मेथड्स को मैच करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पर टर्बिडिटी, ट्रू कलर, सेटलेबल सॉलिड्स, वोलेटाइल, सस्पेंडेड सॉलिड्स। टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आज के टाइम पे नेफ्लोमीटर यूज करते हैं। तो मॉडर्न मेथड जो है हमारा वो है नेफ्लोमीटर, और नेफ्लोमीटर में हम फॉर्मेजन केमिकल यूज करते हैं जिसकी यूनिट एनटीयू या एफटीयू आप इसको बोल सकते हैं। तो टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग नेफ्लोमीटर यूज करते हैं, जिसमें इंसिडेंट रे होती है वो 90 डिग्री एंगल से स्कैटर करती है। स्कैटर तो हर एक एंगल से करती है, बट हमने जो अलाउ किया हुआ है लाइट की स्कैटरिंग पाथ वो सिर्फ 90 डिग्री पे किया हुआ है, फोटोमीटर्स को वहाँ रखा हुआ है, तो करंट प्रोड्यूस होता है तो 90 डिग्री पे रखा हुआ है। तो इसलिए नेफ्लोमीटर स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है और फॉर्मेजन केमिकल यहाँ पर यूज किया जाता है। ट्रू कलर, पानी में कलर होता है, ट्रू कलर भी होता है और एपेरेंट कलर भी होता है। ट्रू कलर डिजोल्व सॉलिड्स की वजह से आता है और एपेरेंट कलर सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस डिजोल्व सॉलिड्स दोनों की वजह से आएगा। तो पानी में अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर दोगे तो पानी में जो कलर बचेगा दैट विल बी ट्रू कलर। इस ट्रू कलर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एपरेटस है टिंटोमीटर। इसमें जो ट्यूब्स होती हैं वो होती है नेस्लर्स ट्यूब और कलर मैचिंग टेक्निक यहाँ पर की जाती है। स्टैंडर्ड सैंपल बनाने के लिए हम इसमें प्लेटिनम डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। तो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर यहाँ पर ट्रू कलर पाने का मेजर किया जाता है। ट्रू कलर की यूनिट क्या होगी, ट्रू कलर यूनिट होगी, या आप बोल सकते हैं हेजन यूनिट, इसकी यूनिट को हेजन यूनिट भी बोल सकते हैं। सेटलेबल सॉलिड्स, अब पानी में सेटलेबल सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन, सेटलेबल सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स जिनके सेटल होने की टेंडेंसी ज्यादा हो, द सॉलिड्स विच हैव अ मोर टेंडेंसी ऑफ सेटल, तो या ऑफ बीइंग सेटल, ये ऐसा बोल सकते हैं कि पानी में ऐसे सॉलिड्स जिनके सेटल होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उनको सेटलेबल सॉलिड्स बोला जाता है। अगर हम पार्टिकल साइज के बेसिस पे बात करें तो वो पार्टिकल जिनका साइज 10 माइक्रोन से ज्यादा होता है, पानी के अंदर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मिलेंगे, तो वो पार्टिकल जिनका साइज 10 माइक्रोन से बड़ा है उनके सेटल होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो उनको हम सेटलेबल सॉलिड्स की कैटेगरी में रख देते हैं। वो पार्टिकल जिनका साइज 1 माइक्रोन से बड़ा है और उसको हम बोल देते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। और 10 की पावर -3 माइक्रोन से जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं डिसोल्व सॉलिड्स, और जो 1 माइक्रोन से छोटे और 10 की पावर -3 माइक्रोन से बड़े होंगे उनको हम रख देते हैं कोलॉइड्स के अंदर। तो यहाँ पर सेटलेबल सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसके लिए हम यूज करते हैं इमहोफ कोन। क्या यूज करते हैं इसके लिए, इमहोफ कोन यूज करते हैं। इमहोफ कोन एक कैलिब्रेटिंग कोन होता है। इमहोफ कोन के अंदर हम सैंपल डालते हैं और उसके बाद इसको टाइम देते हैं 2 घंटे का।
2 घंटे में जो भी सॉलिड यहाँ पर सेटल कर जाता है उसकी हाइट मेजर करते हैं और उसके कोरस्पोंडिंग इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं। तो एक कैलिब्रेशन टेक्निक यहाँ पर इन्वॉल्व होती है यहाँ पर। फिर है वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स। वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स या यू कैन से ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। बेसिकली जो मफल फर्नेस डिवाइस होता है, मफल फर्नेस डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स को अगर मफल फर्नेस में रखें और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं 550 डिग्री सेल्सियस तक का, तो इतने टेम्परेचर पर इसके अंदर जितना भी सॉलिड्स होगा जो वोलेटाइल नेचर का होगा वो सारा ऑक्सीडाइज कर जाएगा। वोलेटाइल का मतलब ऐसे सॉलिड्स जो डायरेक्टली गैसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे बिना लिक्विड फेज में एंटर किए। तो हमने मफल फर्नेस में सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स रख दिए हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स में इनऑर्गेनिक भी होगा, ऑर्गेनिक भी होगा, या आप बोल सकते हैं कि वोलेटाइल होगा और नॉन वोलेटाइल होगा। तो जो वोलेटाइल है, जो ऑर्गेनिक टाइप के होंगे, जो वोलेटाइल नेचर के हैं, वो डायरेक्टली गैसेज में कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स जो बचा हुआ है वो माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कितना वोलेटाइल सॉलिड्स ऑक्सीडाइज हो चुका है वो हम बता सकते हैं। तो वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए मफल फर्नेस यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसमें हम और क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर फ्रॉम द डिफरेंट नेचुरल सोर्सेस। डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पानी की वो बतानी है। ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स ड्यू टू फिल्ट्रेशन थ्रू द सोइल एयर। बिल्कुल सही बात है कि जब हम ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर की जब बात करते हैं कि सोइल में पानी है, जमीन में पानी है, तो उस मीडियम को एक्वीफर्स बोल रहे हैं जहां से हम पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हमारे पास अलग अलग होती है, एक्वीफर होता है, एक्विक्लूड होता है, एक्विटार्ड होते हैं, एक्वीफ्यूज होते हैं। एक्वीफ्यूज तो चलो रॉक्स टाइप हो गए जिसमें वर्ड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होगी, बट जो जहाँ में वर्ड्स भी प्रेजेंट होगी और जहाँ से हम सफिशिएंट अमाउंट में पानी को विड्रॉ भी कर सकते हैं वो बोलते हैं उनको एक्वीफर्स। अब एक्वीफर्स भी अलग अलग है, अनकन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर, पर्च्ड एक्वीफर। और इस कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर में भी ये लीकी एक्वीफर भी हो सकता है और अनलीकी एक्वीफर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करेंगे तो ग्राउंड में से जब पानी निकल आता है तो वो सोइल की वोर्ड्स के थ्रू आ रहा होता है, तो यानी सस्पेंडेड सॉलिड्स यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो पानी पहले से हम क्या बोलते हैं, फिल्टर होके आ रहा है, सस्पेंडेड सॉलिड्स पहले ही रिमूव हो गए हैं। अब पानी में हमें जो मिलेगी वो सिर्फ डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज मिलती है। तो ग्राउंड वाटर के अंदर आपको डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है। बट अगर आप रिवर वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सस्पेंडेड इंप्योरिटीज कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलती है। आप ऐसा समझिएगा, बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से पानी फ्लो करके गया, रन ऑफ वगैरह हुआ और वो अपने साथ मिट्टी को लेकर गया और वो रिवर तक पहुंच चुका है। तो रिवर में आप जनरली देखते हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकल ज़्यादा है, उसकी टर्बिडिटी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो रिवर्स वगैरह की, क्योंकि पार्टिकल सस्पेंशन में रहते हैं, पार्टिकल सेटल नहीं हो पाते, वो रिवर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सबसे छोटे पार्टिकल जो होते हैं सर, जितना छोटा पार्टिकल रिवर में होगा उसका सरफेस एरिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो छोटे पार्टिकल को सेटल होने के लिए रिवर की वेलोसिटी भी बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए वो सेटल होता है काफ़ी आगे जाके, जब प्लेन रीजन्स आते हैं जहाँ पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है वेलोसिटी, तो वहाँ पर जाके पार्टिकल्स वगैरह सेटल रहते हैं। अदरवाइज तो पार्टिकल सस्पेंशन में रहेगा, नहीं तो फिर ओशंस की तरफ जब मिलती है तो वहाँ सेटल होते हैं, वहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। उसके लिए भी हमने कोएगुलेशन मैकेनिज्म जानते हैं, एक आयनिक लेयर कंप्रेशन फिनोमेना चलता है। तो रिवर के अंदर बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंशन में, जिसकी वजह से टर्बिडिटी ज़्यादा आती है। रिवर के अंदर डिसॉल्व सॉलिड्स भी होंगे, बट क्योंकि रिवर कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है और एटमॉस्फेयर से कॉन्टिन्यूसली रिवर में एंटर कर रही है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से पानी में जो डिसॉल्व सॉलिड्स हैं वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। जैसे पानी में आयरन वगैरह प्रेजेंट है, मैग्नीज प्रेजेंट है, तो आयरन क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो वो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। यानी पानी में, रिवर के अंदर, या आप बोल सकते हैं कि जो सरफेस वाटर सोर्स आपके पास है रिवर, इसके अंदर आपको डिसॉल्व सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली कम मिलती है, क्योंकि ये पहले से एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है, एरेशन प्रोसेस यहाँ पर चल रहा होता है। ग्राउंड वाटर में आपको डिसॉल्व सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन उतनी प्रेजेंट नहीं है। रेन वाटर हैज वेरी लो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स एंड अ स्लाइटली एसिडिक पीएच ड्यू टू डिसॉल्व्ड CO2। सही बात है, जो रेन वाटर होता है उसके अंदर डिसॉल्व सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली कम रहती है, वेरी लो टोटल सॉलिड्स एंड स्लाइटली एसिडिक, और स्लाइटली क्या होता है, ये एसिडिक होता है ड्यू टू द डिसॉल्व्ड CO2। लेक वाटर ड्यूरिंग समर
एल्गल ब्लूम में शो एलिवेटेड पीएच ड्यू टू द फोटोसिंथेटिक CO2 रिमूवल। क्या बोल रहा है कि जो लेक का वाटर है उसमें ड्यूरिंग दी समर की अगर बात करें तो वहां पे एल्गल ब्लूम यानी एल्गी की ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको लेक या किसी वाटर बॉडी में एल्गी वगैरह की ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रही है, इसका मतलब वहां पर उस वाटर बॉडी में उस एल्गी के न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट है। तो अगर उस वाटर बॉडी में एल्गी के न्यूट्रिएंट्स आए हुए हैं जिसकी वजह से एल्गी ग्रो कर जाएगी, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोल देते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर बेसिकली हो रहा है। तो लेक समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन के अंदर जो एल्गी ग्रोथ है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। शो एलिवेटेड पीएच अबव द 9 और पीएच काफी ज्यादा भी चली जाती है, यहाँ पर एल्गी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ड्यू टू द फोटोसिंथेटिक CO2 रिमूवल। ड्यू टू फोटो, अब क्योंकि एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और जब एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है बॉडी में और CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो यू कैन से कि यहाँ पर CO2 रिमूव हो रही है। रिवर वाटर हैज कंसिस्टेंटली लोअर टर्बिडिटी देन द लेक वाटर। गलत बात है, रिवर वाटर की टर्बिडिटी ज्यादा होती है, लेक वाटर में तो पार्टिकल सेटल कर जाता है तो उसके अंदर टर्बिडिटी ज्यादा नहीं मिलती थ्रू आउट द सेम ईयर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज देयर, 1, 2 एंड 3 ओनली। तो दिस स्टेटमेंट्स क्या यहाँ पर करेक्ट आती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। बाकी इसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है पूरा का डिटेल में कि किस तरह से रिएक्शंस वगैरह चल रही है, तो वो आपको यहां से भी समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, ए पैनलिस्ट कंडक्ट ए थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर टेस्ट। एक पैनलिस्ट जो कंडक्ट कर रहा है TON टेस्ट को, TON हम मेजर करते हैं, TON फाइंड आउट किया जाता है टेस्ट एंड ऑर्डर की इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ऑर्डर इज बेयरली डिटेक्टेबल व्हेन 8 ml ऑफ सैंपल इज डाइल्यूटेड टू 200 ml। जब हम टेस्ट एंड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो फाइनल डाइल्यूटेड सैंपल 200 ml का ही बनाते हैं, तो यहाँ पर भी 200 ml लिखा हुआ है। ए सेकेंड पैनलिस्ट डिटेक्ट ऑर्डर एट अ डाइल्यूशन ऑफ 10 ml टू 200 ml। तो पहली डाइल्यूशन 8 ml की है, दूसरी डाइल्यूशन 10 ml की बनाई गई है। तो यहाँ पर यूजिंग दी जियोमेट्रिक मीन का यूज करना है टू कंबाइन पैनलिस्ट रिजल्ट, व्हाट इज द रिपोर्टेड TON। तो हमने क्या किया, टेस्ट एंड ऑर्डर को मेजर करने के लिए 2 टेस्ट परफॉर्म किए। पहले टेस्ट में ये पता लगा कि 8 ml सैंपल को 200 ml तक लेकर जाना है। 8 ml सैंपल में 8 ml का सैंपल आपके पास है टेस्ट एंड ऑर्डर, उसमें आपने 192 ml का पानी डाल दिया, 192 प्योर वाटर मिला दिया, तो फाइनल 200 ml। और इस 200 ml में कोई टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं मिल रहा है। 10 ml का सैंपल लिया, उसमें फिर उसमें 190 ml का पानी आपने ऐड किया, ये सेकंड पैनलिस्ट ने काम किया। तो 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर आपको जियोमेट्रिक मीन का यूज करना है टू कंबाइन द पैनलिस्ट रिजल्ट। तो पहले केस में हम कैसे निकालते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर? क्या होता है? TON, डाइल्यूशन फैक्टर ही तो होता है TON, और क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम 200, इनिशियल वॉल्यूम 8। सेकंड केस का डाइल्यूशन फैक्टर अगर हम बताएं तो सेकंड केस का फाइनल वॉल्यूम 200, इनिशियल वॉल्यूम 10। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट केस का और ये सेकंड केस का ये आया, ये अलग अलग रिजल्ट, बट कैसा बोला है, कंबाइन बताना है। और कंबाइन बताने के लिए आपको जियोमेट्रिक मीन यूज करना है। आप अर्थमेटिक मीन से भी कंबाइन निकाल सकते हैं, बट यहां पर जियोमेट्रिक मीन यूज किए जाते हैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो यहां पर हम जियोमेट्रिक मीन यूज करते हैं। तो फॉर्मूला देखिएगा, यहां पर पैनलिस्ट 1 के लिए TON आती है 25, 200/8। पैनलिस्ट 2 के लिए TON निकल कर आई 20। अब एक वैल्यू 25 है और एक वैल्यू 20 है। तो यहां पर when multiple panelists test the same sample, the geometric mean is used because TON is a ratio scale, logarithmic in nature। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जब TON वगैरह टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस होती है, मल्टीपल पैनलिस्ट अगर टेस्ट कर रहे हैं और आपको अगर एक एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो ध्यान रखना, अगर मेंशन ना हो तो हम जियोमेट्रिक मीन ही यूज करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जानकारी आपको दी हुई है। दिस द जानकारी, ये
असाइनमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो ये जानकारी आपको दी हुई है। तो जियोमेट्रिक मीन यहाँ पर यूज किया जाता है। तो जियोमेट्रिक मीन हमें पता है 2 वैल्यूज है तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 वैल्यूज है तो क्यूब रूट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट किया 2 वैल्यूज का, 25 मल्टीप्लाई 20 500 का स्क्वायर रूट किया, देन आंसर वी हैव 22.4 अप्रोक्स 22 हमने बता दिया। अर्थमेटिक मीन अगर लेते हैं तो यहाँ से आंसर गलत हो जाता है, तो अर्थमेटिक मीन नहीं लेना है, आपको 22 लेना है। 22.5 हमारा आंसर आ रहा है, बट 23 ऑप्शन नहीं है तो हम 22 ही बता देंगे। तो दिस इज द आंसर। तो ठीक है, आपको थोड़ा समझ आ रहा है कि आपको किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन है इसके अंदर। है सिंपल ही है, मैं नहीं कह रहा कि मुश्किल है, सारे सिंपल, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लिटिल बिट और सोचना पड़ रहा है, चीज़ों को समझने और समझना पड़ रहा है, तब जाके आपके आंसर्स बन रहे हैं। तो है सिंपल ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही अलग है, भाई जो पढ़ा है वही चीज़ें मिलेंगी, बस थोड़ा सा इन डिटेल थोड़ा सा और ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ना है। और यहाँ पर अगर आप ये चीज़ें की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एश्योर यू कि आपकी कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी हद तक, काफ़ी एक्सटेंड तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको टॉपिक्स की नॉलेज पूरी अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे 1-2 क्वेश्चन और लगा के देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। दिस क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखते हैं। ए वाटर सप्लाई इंजीनियर मेजर्स द टर्बिडिटी ऑफ ट्रीटेड इफ्लुएंट फ्रॉम ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट 2.8 NTU एंड नोट्स दैट दिस एक्सीड्स द WHO गाइडलाइंस वैल्यू ऑफ 1 NTU। अब क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ए वाटर सप्लाई इंजीनियर ने टर्बिडिटी मेजर की ट्रीटेड इफ्लुएंट की, जो कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा था पानी, और उसकी टर्बिडिटी 2.8 NTU निकल कर आती है। बट जो WHO की गाइडलाइंस है वहां से टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए, 1 NTU होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न एसोसिएटेड विद दिस एलिवेटेड टर्बिडिटी। अगर पानी की टर्बिडिटी ज्यादा हो रही है तो इसमें से कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनेगा, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट, द वाटर हैज एन अनप्लीजेंट अपीयरेंस दैट रिड्यूसेस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। भाई ठीक है, पानी में थोड़ी सी टर्बिडिटी ज्यादा है तो उसकी वजह से अनप्लीजेंट अपीयरेंस, क्योंकि पानी में मडीनेस थोड़ी दिखेगी, अपीयरेंस थोड़ी अनप्लीजेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ आता है। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स फिजिकली शील्डिंग पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स सच एज क्लोरीन एंड यूवी रेडिएशंस रिड्यूसिंग द डिसइंफेक्शन इफेक्टिवनेस। बात सही है। अगर पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से तो टर्बिडिटी आ रही है, तो अगर पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट है और हम पानी में क्लोरीन वगैरह अगर मिला रहे हैं, पानी में अगर हम क्लोरीन वगैरह मिला रहे हैं, तो ये क्लोरीन क्या करती है, इस पार्टिकल के ऊपर शील्ड बना लेती है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है उस क्लोरीन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है बाय फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एडहियर यहाँ पर होता है, तो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हम मिला रहे हैं, तो क्लोरीन को जब हम लिक्विड फॉर्म में मिलाते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं उस क्लोरीन को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। और हमने पानी में क्लोरीन मिलाई किस पर्पज के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। तो जब हम क्लोरीन मिला रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए और उसमें से कुछ क्लोरीन पार्टिकल्स ने अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर ली, तो इसका मतलब जितनी क्लोरीन हमने मिलाई वो सफिशिएंट नहीं है, अब हमें उससे ज़्यादा क्लोरीन पानी में ऐड ऑन करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो क्लोरीन मिलाई जा रही है वो सफिशिएंट नहीं है, तो इफेक्टिवनेस कम होगी। और पानी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना, डिसइंफेक्शन प्रोसेस। आप चाहे कुछ ना करो, डिसइंफेक्शन तो आपको करना ही करना है, ये तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपका पानी प्योर है, बट आप स्टिल डिसइंफेक्शन तो करेंगे यहाँ पर। तो पानी में डिसइंफेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर रिकंटेमिनेशन के अगेंस्ट भी सेफ्टी इंश्योर करवानी होती है पानी में। तो जब पानी फ्लो करके जाएगा हमारे शहर में आएगा, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यही निकल कर आता है कि अगर पानी में टर्बिडिटी ज़्यादा है तो मेजर कंसर्न अगर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पब्लिक की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो क्लोरीन हम पानी में मिलाएंगे वो क्लोरीन पार्टिकल के ऊपर एडहियर हो जाएगी, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो यही बोल रहा है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स फिजिकली शील्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी होंगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो सस्पेंडेड सॉलिड्स इसके चारों तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब सस्पेंडेड सॉलिड्स इसके चारों तरफ आए तो यहाँ पर इन्होंने एक शील्ड बना दी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार नहीं पा रहे, ये भी आप बोल सकते हैं। तो सच एज क्लोरीन एंड यूवी रेडिएशंस रिड्यूसिंग द डिसइंफेक्शन इफेक्टिवनेस, तो ये इसका करेक्ट आंसर निकल कर आता है। बाकी हर एक ऑप्शंस के लिए पूरा डिटेल में यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर होते हैं जो क्लोरीन की वजह से मरते भी नहीं है, ठीक है ना, जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियम हो गया, जियार्डिया होगा, दीज आर द प्रोटोजोआ, तो जो क्लोरीन की वजह से मरते भी नहीं है। तो यहाँ पर इनको मारने के लिए फिर अलग से और भी यूज करते हैं हम लोग, मटेरियल्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे आप सब देख पा रहे हैं कि ये सब हमारे पास काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें मिलेंगे बुक के अंदर। बाकी आप लगाना इस बुक को, ट्राई करना क्वेश्चंस, तो मोर देन सफिशिएंट है। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ये क्वेश्चंस लगा लोगे इस बुक के तो आपको काफ़ी एक्सटेंड तक आपकी प्रिपरेशंस अच्छी हो जाएगी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। बाकी अभी और भी स्टेट्स में क्वेश्चन एग्जाम्स आ चुका है, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर नोटिफिकेशन आ चुकी है, राइट। तो आंध्रा के लिए भी आपको तैयारी करनी हो अगर, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मेरा बस ऑब्जेक्टिव आज का यही था कि थोड़ा सा आपको मैं बुक के बारे में आइडिया बता दूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा उसका लेवल पता लग जाए। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ मैंने एक दो क्वेश्चन यहाँ पर बताए सिर्फ बताने के लिए, थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए। वैसे इस बुक में कंटेंट वगैरह अगर आप देखो तो, क्योंकि हमने 10 कंटेंट बनाए हुए हैं यहाँ पर, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर है। यहाँ पर इसमें आपको हर एक क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शंस है ना, उन ऑप्शंस के लिए भी जानकारी दी गई है इन बुक्स में कि अगर बी ऑप्शन है और सी डी ऑप्शन नहीं है तो वो गलत क्यों होगा, उसका क्या रीज़न होगा, तो वो भी इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यानी एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको 4 क्वेश्चंस की नॉलेज हो रही है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, 3 ऑप्शंस गलत क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, तो 3 ऑप्शन गलत क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, वो आपको पता लग रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी बेस्ट रहेगी। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो बस मेरा पर्पज़ यही था, मेरा पर्पज़ कोई आपको पढ़ाना नहीं था, मेरा पर्पज़ बस यही था कि आपको थोड़ा सा बुक के बारे में अवेयर कर दूं कि किस तरीके का कंटेंट है। और उसमें तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, एयर पोल्यूशन के भी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये तो है एयर पोल्यूटेंट्स है और एमिटेड मेनली बाय हाइड्रोकार्बन्स, पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किस किस से एमिट होते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद में पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सारे आंसर्स पूरा डिटेल में सब कुछ बताया भी हुआ है। हाइड्रोकार्बन इन अर्बन एयर पोल्यूशन द मोस्ट पॉइजनस गैस कौन सी निकल कर आती है, या अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज हैजार्डस, ये हैजार्डस क्यों होती है, एज वी नो कि ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है। मेजरमेंट्स वगैरह भी है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर सैम्पलिंग ऑफ द फ्लू गैसेज इन ए चिमनी फॉर एसपीएम, तो एसपीएम के लिए आप सैम्पलिंग जब करते हैं तो इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर डिटेल्स में चीज़ें लिखी गई हैं, राइट। चल, तो मेरा पॉइंट यही था, आपको थोड़ा सा अवेयर कराना फ्रेंड्स। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, बुक से रिलेटेड हो या कोर्स से रिलेटेड हो, देन आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।